इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, नहीं, स्ट्रेस का पॉजिटिव इफेक्ट भी है। यदि आप लोगों का एग्जाम का स्ट्रेस नहीं रहे तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए स्ट्रेस होना जरूरी है, लेकिन जो स्ट्रेस होना चाहिए डिस्ट्रेस में। आपको बाइफरकेट करना होगा कि हम किस स्ट्रेस में हैं। तो ये थ्योरेटिकल है कि हमारा मेंटल हेल्थ कैसा है। उसके बाद हम किसी आदमी को पर्सनालिटी साइकोलॉजी में है कि भाई ये आदमी को रीड करना है कि आदमी इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट आदमी के साथ हम कैसे व्यवहार करें, एक्सट्रोवर्ट के साथ हम कैसे व्यवहार करें, न्यूरोटिक्स है उसके साथ हम कैसे व्यवहार करें, ये सब हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट ही समझेगा। उसके बाद आता है, मान लीजिए कि हम लोग जनरल समस्या है कि बच्चा नहीं पढ़ता है, चाहे बच्चा पढ़कर बेकार हो गया, बच्चा नहीं पढ़ता है, उसका भी तो साइकोलॉजी में टेस्ट है। जो साइकोलॉजी पढ़ेगा वही ने बताएगा कि क्यों नहीं पढ़ रहा है। हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है, मैडम के पास 3-4 इंटेलिजेंस टेस्ट है। हम घर में अपने बच्चों को IQ निकाल लेंगे तो बता देंगे ये क्या कर सकता है, भविष्य में क्या करेगा। साइकोलॉजी का स्टूडेंट इसको जानेगा तब बताएगा। तो घर के जो डे टू डे प्रॉब्लम है, फिर एक हेल्थ साइकोलॉजी में कि आजकल कोरोना वायरस में के आने के बाद हेल्थ का महत्व हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस दिए। रात दिन हमारा सारा एक्टिविटी हेल्थ पर ही चलता था। गर्म पानी पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, दवा खा, बिना वजह का दवा खा रहे हैं। कोरोना एक वायरस है, दवा खा रहे हैं मलेरिया का, दवा खा रहे हैं बैक्टीरिया का, दवा खा रहे हैं फंगस का, काढ़ा पी रहे हैं। आज देखिए उसका उसको कहा जाता है साइकोलॉजी PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, कि आज किसी का लीवर खराब हो गया है, किसी का किडनी पर असर पड़ गया है, क्योंकि ओवर मेडिकेशन कर दिया। हमको सिंपल से समझना था कि कोरोना वायरस है, ये हम लोग मलेरिया का दवा खा ली, बैक्टीरिया का दवा खा ली, ये सब करके अपना इम्यूनिटी को, शारीरिक इम्यूनिटी प्लस साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी दोनों को बिगाड़ ली। फिर एक कॉमन समस्या आती है, साइकोलॉजी के आदमी को समझने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं कि ओबेसिटी बहुत बढ़ गया है, ओबेसिटी को कैसे कम किया जाए। तो ओबेसिटी कैसे कम होगा, ये हमारे बिहेवियर का प्रॉब्लम है। उसको कहा जाता है ईटिंग बिहेवियर। ईटिंग बिहेवियर में यदि चेंज हम नहीं लाएंगे, ईटिंग बिहेवियर की चर्चा करते हुए नॉर्मन ने लिखा है कि ईटिंग बिहेवियर 2 तरह का होता है। एक ईटिंग बिहेवियर एनॉक्सिया नर्वोसा, कुछ लोग अपने शरीर को स्लिम ट्रिम बनाने के लिए इतना खाना कम खाता है कि वो खाना खाने से उसकी डेथ, नहीं खाने से डेथ हो जाती है, जिसको एनॉक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था कि कोई भी आदमी स्लिम करने का उपाय नहीं सुझाएगा, क्योंकि एनॉक्सिया नर्वोसा का केस बढ़ रहा था, जो एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। और उसका आता है बिलूमिया। बिलूमिया में आदमी इतना खाना खाता है कि उसका कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी लेगा, गोली भी लेगा तब भी खाएगा। तो हम जब इस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे कि हम कौन सा बिहेवियर को चेंज करें कि हमारा ईटिंग बिहेवियर हो, इसको साइकोलॉजी के आदमी समझ पाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। साइकोलॉजी के स्टूडेंट को एनालाइज करना होगा कि एनॉक्सिया नर्वोसा क्या है और बिलूमिया क्या है। फिर मान लीजिए कि हमको ओबेसिटी को कम करना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी इंडियन फूड हैबिट है कि जब भी घर में नॉन वेज आता है वो रात में आता है। मार्क कीजिए कि रात में मीट भी आएगा तो रात में आएगा, मछली भी आएगा। जो खूब रिच डाइट है ना, हम रात में लेते हैं, और रात में ले करके 9 बजे खूब भर पेट खा करके सो जाते हैं। और कहाँ जाएगा? ये तो वही हाल हुआ कि गाड़ी में पूरा पेट्रोल भर करके गाड़ी को खड़ा कर दिए, तो पेट्रोल कहाँ जाएगा, जलेगा क्या? इसलिए हमारा बिहेवियर जो है, हम खा करके भर पेट सोए हुए हैं, वो चर्बी में कन्वर्ट करेगा कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट
फैट में कन्वर्ट कर गए कि नहीं। तो लाख हम कोशिश करने के बावजूद भी हम अपने ओबेसिटी को कम नहीं कर सकते हैं। केवल एक बिहेवियरल चेंज करना है कि रात में हम कम खाना खाएं। कम खाना खाएंगे तो हमारा जो ओबेसिटी है, अब देखिए क्या करता है लोग, जो रात में भरपेट खाना खाया सुबह में उठ करके खाना शुरू कर देता है, टॉपअप लेने लगता है, बराबर टॉपअप लेता है, तो फैट कहाँ जाएगा? इसको हमको चेंज करना होगा, बिहेवियर से चेंज करना होगा। उसके बाद मान लीजिए कि हमारा हेल्थ साइकोलॉजी में है ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म। हम उसको कैसे खत्म करेंगे, अल्कोहलिज्म को कैसे खत्म करेंगे, ये साइकोलॉजिस्ट ही बताएगा कि हम अल्कोहलिज्म को कैसे खत्म करेंगे। उसके बाद काउंसलिंग, बहुत बड़े बड़े चीज। देखिए साइकोलॉजी के आदमी को दो को समझ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है और साइकियाट्रिस्ट क्या है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी वो होता है जो एमए इन साइकोलॉजी है, जो काउंसलिंग करता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। और साइकियाट्रिस्ट वो है जो एमबीबीएस डिग्री लिए रहता है और प्लस काउंसलिंग करता है, काउंसलिंग का कोर्स किया हुआ है, वो साइकियाट्रिस्ट है। तो अमेरिका की ये डेटा है कि जितना भी वहाँ पर काउंसलर्स हैं सब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माने एमए इन साइकोलॉजी। और हर जगह जहाँ एडजस्टमेंट नहीं है, होम एडजस्टमेंट नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, बुढ़ापा में एक नया टर्म आया है एम्प्टीनेस सिंड्रोम, नई टर्म आई है, साइकोलॉजिस्ट एबीए ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि जब हम लोग हैं, अभी सब लोग फील करते होंगे कि बच्चे के साथ खेलते हैं, बच्चे के साथ दौड़ते हैं, बच्चा हमारे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन एक समय आएगा कि बच्चा अपने बीवी के साथ चला जाएगा घर से, तब हम लोग हस्बैंड वाइफ बच जाएंगे। तो एक सिंड्रोम डेवलप कर रहा है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम, हमें टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सारा डेवलप कर रहा है। आदमी यहाँ तक कि सुसाइड करने को तैयार हो जाता है कि जिसके साथ खेलता था वो नहीं है, जिसके साथ वो अपना शेयर करता था वो नहीं है। तो इन सारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी यदि लिया जाए तो हम मानेंगे कि साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय है, और सब्जेक्ट के अलावा भी ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा डे टू डे लाइफ में जीने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, तरक्की के लिए टिप्स बताता है, टेक्निक बताता है। जो साइकोलॉजी पढ़ लेगा ये सारा टेक्निक को अब इस्तेमाल करेगा। थोड़ा सा हम बात और कर लें 2-4 मिनट कि इसका नौकरी से कहाँ कहाँ रिलेटेड है साइकोलॉजी। तो आप समझ रहे हैं कि आप देखिए हजारीबाग में जितना भी काउंसलर हैं, चाहे जेल में काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे फैमिली काउंसलर हैं, सब साइकोलॉजी के। इसका स्कोप है साइकोलॉजी में कि जितना भी काउंसलर है, इत्तेफाक की बात है, खुशी की बात है कि उसमें 50% लोग कोलंबा से पढ़ा हुआ है। 50% इतना भी है, 50% जो भी सब काउंसलर है। तो आप लोगों का अपने सीनियर से बात है कि काउंसलिंग कितना मजबूत है। कोलंबा से जो जाता है, एमए करता है, काउंसलर बन रहा है। दूसरी बात, इसका एक और एस्पेक्ट है कि बाय द वे हम काउंसलर नहीं बन पाए, हमारे पास डिग्री है इसकी, तो हम अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं। जिस तरह से फिजियोथेरापिस्ट खोल रहा है, जिस तरह से सीएनडी वाले खोल रहे हैं, उसी तरह से हम काउंसलर के रूप में काउंसलिंग सेंटर खोल सकते हैं, जहां पर हम बच्चों का काउंसलिंग करेंगे, मैरिज काउंसलिंग करेंगे, फैमिली काउंसलिंग करेंगे। एब्रोलेटरी को हटा दीजिए तो इतना काउंसलिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद ड्रग एडिक्शन, आज अपनी जो जनसंख्या है उसमें ड्रग एडिक्शन कोरोना में बहुत बढ़ा, 3 गुना बढ़ा है ड्यू टू स्ट्रेस। जब भी ये माना जाता है कि स्ट्रेस होगा, लाइफ स्ट्रेस होगा, तो सब्सटेंस कंजप्शन माने जो हम ड्रग लेते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब एक जो खैनी 2 बार दिन में खाता था वो 4 बार खा रहा है, 5 बार खा रहा है। जो गांजा 2 बार पीता था वो 4 बार पिएगा।
क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करने के लिए ऐसा करता है। तो जब हमारा PTSD हो गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, तो हम कैसे कम करेंगे? उसको काउंसलिंग की जरूरत है। और इसीलिए बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी में उन्हीं महिलाओं को नौकरी देने का वादा किया है जो साइकोलॉजी से में है। और अभी हाल में 461 वैकेंसी आई है प्योरली साइकोलॉजी के लिए। और एक आप लोगों की बातें और शेयर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि हर एक स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। यदि ये सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हम हर एक स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट देंगे, तो साइकोलॉजी के आदमी नहीं मिलेगा जितना वैकेंसी आएगी। अभी देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपना रहे हैं। अभी गिरिडीह में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लिनिकल काउंसलर का बहाली हुआ। जहाँ देखिए DAV में काउंसलर का बहाली हो रहा है स्कूल में। केवल अपनी सरकार नहीं दे रही, जिस दिन दे देगी कि हाँ हर एक स्कूल में साइकोलॉजिस्ट हो, उस दिन नौकरी मिलेगी, कोई बैठा नहीं रहेगा। उसके बाद मिलिट्री में ऑर्डिनेंस ऑफिसर होता है, जहाँ पर सामान रखा जाता है आयुध का। वहाँ पर का जो हेड होता है वो साइकोलॉजिस्ट होता है। MA इन साइकोलॉजी डिग्री मिलती है लेफ्टिनेंट की, वो साइकोलॉजिस्ट की याद में जाता है। फिर साइकोलॉजी का स्कोप है मिलिट्री में, और मिलिट्री का अपना एक साइकोलॉजिकल विंग है, DRDO कहलाता है। DRDO में साइकोलॉजी का विंग है, जहाँ पर वैकेंसी, जहाँ पर काउंसलिंग, जहाँ पर सिलेक्शन, सारा चीज में साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट है। तो जहाँ भी इसका स्कोप कम नहीं है, अंतर यही है कि आप लोग इस क्षेत्र को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। जिस दिन एक्सप्लोर कर देंगे उस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं अपनी बात एक ही बात से करना चाह रहा हूँ कि समाप्त करना चाह रहा हूँ कि जो आईने में जो गुब्बार में धुल कर, ये आईने में जो गुब्बार है तेरे नजर का सब फसार है, जिन्हें था संवरने का हौसला वे इसी आईने में संवर गए। थैंक यू। Thanks a bunch, Dr. Sadiq sir. Big applause. Now, last but not the least, I would like to invite Sapna ma'am. Good afternoon, Honorable Chief Guest Rajak sir, हमारी हेड मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स। साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में बात किए सब लोग सब बताएं कि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ साइकोलॉजी नहीं है। हर क्षेत्र में साइकोलॉजी है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, वहाँ उनको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम पढ़ाई करते हैं, हमारे लिए कौन सा जॉब अच्छा होगा, उसके लिए हमको वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम जॉब कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ हमें वर्क प्लेस काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है।